हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। उन 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। क्योंकि पहले कुछ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो इस प्रकार के सवाल वहां पर पूछे गए हैं जहां पर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन से 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हें जानते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव फिल्म्स क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। 2024 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए 2 बैचेस ऑलरेडी फंक्शनल हैं, बट सिंस रिक्वेस्ट यहां पर आ रही है कि एक नया बैच निकाला जाए तो एक नए बैच की भी अब यहां पर शुरुआत की जाएगी। आपको 1 से 2 दिन में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में आपकी लाइव क्लासेस भी वहां पर शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स 2024 के लिए और बेहतर अपनी प्रिपरेशन करने का, वो भी आप यहां पर पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो खास बात क्या है इन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने भी कहां से पढ़ी, वो भी तो आपको पता होना जरूरी है। तो देखो, 2023 का साल खत्म हो चुका है, 2024 में आप आ चुके हैं। तो पीआईबी की एक बड़ी खास बात है कि 2023 के ईयर एंड रिव्यूज हर एक मिनिस्ट्री के वहां पर निकले होंगे। ठीक है, अब आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है ये ईयर एंड रिव्यूज के, एक तरीके से आपको एक समरी देने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि 2023 में हर एक रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ने क्या किया। तो इसी तरीके से कुछ स्पेशल मिनिस्ट्रीज को आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की होगी, एमएसएमईज की होगी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर होगे, किनके द्वारा क्या 2023 में यहां पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन के तरीके से या एक रिवीजन के तरीके से आप इन ईयर एंड रिव्यूज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर एंड रिव्यू में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का भी यहां पर देखने को मिला। ठीक है, अब उसी के तहत यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था कि किस प्रकार के रिलीफ यहां पर कोऑपरेटिव्स को दिए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टू बी प्रिसाइज दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्सेशन। तो आइए वही यहां पर हम जानेंगे। शुरुआत करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जहन में आता है कि यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है क्या चीज, ये किस तरीके से इनका निर्माण हुआ और क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। तो मॉस्पी का अगर हम डॉक्यूमेंट देखें ना तो वहां पर यही डेफिनेशन दी गई है। कह रहे हैं कि एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है ऑफ द पर्संस जो कि यूनाइट हुए हैं वॉलंटरली, कि भैया किसी को फोर्स नहीं किया गया, सब ये एक साथ आके मिलके यहां पर काम कर रहे हैं ताकि उनका जो भी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या फिर जो कल्चरल नीड्स है ना उस गोल को यहां पर पूरा कर सके, उन एस्पिरेशंस को यहां पर पूरा कर सके थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। कि यहां पर सभी जितने मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनेंगे वो उसके ओनर्स भी यहां पर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी इनके द्वारा बिजनेस रन किया जाता है तो वो सभी मेंबर्स द्वारा एज ओनर्स वहां पर रन किया जाता है। कि जितने भी लोग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं, चाहे फिर आपका नॉन प्रॉफिट बेसिस पर हो या फिर प्रॉफिट बेसिस पर हो या कॉस्ट बेसिस पर हो, तो मेंबर्स यहां पर ओनर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 2 एंटिटीज का नाम जरूर सुना होगा, अमूल एज वेल एज इंडियन कॉफी हाउस। तो ये दोनों एज अ कोऑपरेटिव्स यहां पर काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रखेंगे इनकम टैक्स लॉ में, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है यहां पर रिडक्शन इन द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए, सरकार टैक्स तो चार्ज करती है बट साथ साथ कुछ सरचार्ज और सेस भी यहां पर चार्ज करती है। अब सरकार का टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो लोग यहां पर पैसा कमा रहे हैं उनसे सरकार थोड़ा बहुत पैसा ले सके एंड फर्दर उस पैसे को यूज कर सके बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए, राइट। हम इसे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर कहते हैं। तो वहीं सरचार्ज भी एक एडिशनल एक तरीके का आपका टैक्स यहां पर इंपोज किया जाता है कि जितना टैक्स हुआ है, जितना टैक्स की कलेक्शन यहां पर की जा रही है, अमाउंट जितना उसका वहां पर स्टैंड करेगा उसी पर एडिशनल सरचार्ज यहां पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहां पर चार्ज किया जाता है। तो यहां पर क्या बात रखेगी कि यहां पर यह बोला गया कि जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, उन केसेस में जो सरचार्ज है जो कि टैक्स पर यहां पर ऐड किया जाता है वो पहले जो 12% का था उसे 7% यहां पर कर दिया गया। ठीक है, अब ये मोस्टली आपकी जितनी भी कंपनीज हैं उनमें भी इसी तरीके का ट्रेंड यहां पर देखने को मिलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या हुआ कि थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम जो है जो कि वो वहां पर कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स में से जो टैक्स यहां पर सरकार को दे दिया, सरचार्ज जो सरकार को पे कर दिया, उसके बाद जो उनके पास पैसा यहां पर बचेगा एक्सपैंड करने के लिए, अपने मेंबर्स को देने के लिए, वो थोड़ा एडिशनल यहां पर देखने को मिलेगा ताकि अगेन जो वर्किंग कैपिटल की समस्या कोऑपरेटिव्स में भी देखने को मिलती है उसे भी यहां पर एड्रेस किया जा सके एंड खासकर जो आपके रूरल और फार्मिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके पास भी यहां पर पैसा आ सके। ठीक है, उनकी इनकम यहां पर बढ़ाई जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। सेकंड यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिडक्शन इन द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब आप कहेंगे कि सर ये अलग एक ऑल्टरनेट टैक्स, ये अलग तरीके का टैक्स यहां पर क्यों निकाला गया? तो देखिए, हम कंपनीज के केस में जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन टैक्स को वहां पर डिस्कस करते हैं, राइट। बट जब कॉर्पोरेशन टैक्स इंपोज किया जाता है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर, तो वहां पर जैसे पर्सनल इनकम में कुछ रिडक्शंस, कुछ आपकी डिडक्शंस यहां पर देखने को मिलती है, कुछ एग्जेम्पशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। तो वही एग्जेम्पशंस कुछ कंपनीज भी यहां पर एंजॉय करती हैं, पर वैलिड वही है कि वो उन एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल वहां पर होने चाहिए। तो उस केस में क्या देखा जा रहा था कि बहुत सारी कंपनीज कम टैक्स पे कर रही थी, बट अब सरकार तो टैक्सेशन के माध्यम से ही वहीं पर चलती है। सरकार के जो रेवेन्यूज है वो तो टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वहीं पर फिर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर निकाला गया था कि एटलीस्ट इतना मिनिमम टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो पहले 18.5% का टैक्स रखा गया था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो रखा गया था कि मिनिमम इतना तो पे करना ही है, उसे 15% यहां पर कर दिया गया। कंपनीज के लिए ऑलरेडी आपका 15% यहां पर देखने को मिल रहा था, बट सोसाइटीज के लिए भी यहां पर कर दिया गया था। तो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो देश में बहुत लंबे समय से कोशिश की जा रही है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर ग्रो करने के लिए, जिसके लिए एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कमेंट बॉक्स में बताइए कब वो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, कौन से साल में लॉन्च किया गया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट बिल यहां पर बढ़ता है, तो क्यों ना उन प्रोडक्ट्स को इंडिजिनियसली यहां पर तैयार किया जाए, राइट। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पार्टिसिपेशन को और इंसेंटिवाइज करने के लिए यहां पर टैक्स कट की बात की गई कि जो पहले आपका 30% का टैक्स यहां पर सरचार्ज के साथ इंपोज किया जाता था कोऑपरेटिव्स के ऊपर, अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके ऑपरेशंस 31 मार्च 2024 तक शुरू हो जाएंगे, उन पर फ्लैट ऑफ 15% का टैक्स यहां पर इंपोज किया जाएगा। ठीक है, कि सिर्फ 15% का टैक्स उन्हें यहां पर पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 30% का जो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज था, अब वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव वही है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आए, मिलके काम करें, नए प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार करें, ताकि ओवरऑल इंडिया की जो एक डिपेंडेंस है बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम उसे भी कम कर सकें, एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया भी अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि 30% से 15%, फ्लैट 15% उन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जिनके ऑपरेशंस 31 मार्च 2024 तक कमेंस हो जाएं। अब हो सकता है कि आने वाले बजट या आपका जो कोई नई अनाउंसमेंट के चलते शायद इस पर्टिकुलर डेट को, इस पर्टिकुलर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब वो तो आने वाला समय यहां पर बताएगा, जब आएगा तब हम उसे भी यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगले प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि यहां पर लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। किस चीज की? जो आपका टीडीएस काटा जाता है ना, उस केस में। बट टीडीएस किस केस में? ये है कैश विड्रॉल के केस में। तो बेसिकली जो हमारा सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स का एक्ट है, उसमें क्या बात रखी गई, प्रोवाइड करता है कि कोई भी आपकी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट क्या चीज भैया? टैक्स एट सोर्स। टीडीएस वहां पर काटेंगे, जैसे आपकी सैलरी वहां पर आती है तो टीडीएस कट के वहां पर आती है ना। बट यदि कोई भी एंटिटी अपने बैंक के पास जाके, अपने जहां पर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवाया है, पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाया है, वहां पर यदि उनके द्वारा कैश विड्रॉल्स किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय पे क्या बोला गया कि भैया उस कैश विड्रॉल की एक लिमिट रखी गई है कि आप एक्सेसिव कैश विड्रॉल नहीं करा सकते, थोड़ा डिजिटल बैंकिंग को भी यहां पर प्रमोट करना है। तो उस केस में बोला गया कि यहां पर आपके ऊपर टीडीएस लगाया जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कैश विड्रॉल यहां पर करेंगे। ठीक है, तो आपका वो जो टीडीएस है 2%, 5% हिसाब से यहां पर लगाया जाता है। तो इसी केस में बजट 2023-24 में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो पहले लिमिट रखी गई थी कि 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल यदि किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव एंटिटी द्वारा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर साल में, तो उसके ऊपर जब वो टीडीएस लगता था तो वो जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 3 करोड़ तक यहां पर शिफ्ट कर दी गई कि अब जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो इस तरीके के कैश विड्रॉल 3 करोड़ तक यहां पर कर सकते हैं, तो उन पर किसी प्रकार का टीडीएस यहां पर इंपोज नहीं किया जाएगा। अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम को बूस्ट दिया जा सके। ठीक है, तो अगेन ध्यान रखिएगा कौन से टीडीएस के बारे में बात की जा रही है, जब कैश विड्रॉल यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, बाकी एंटिटीज के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई कंपनी है, काम कर रही है, अपना बैंक अकाउंट कहीं पे मेंटेन करके रखा है, उनके द्वारा यदि कैश विड्रॉल्स किए जा रहे हैं 1 करोड़ तक के या उससे ज्यादा, तो उस केस में उनके ऊपर टीडीएस वहां पर इंपोज होता हुआ देखते हैं। बट ये जो लिमिट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, इसे 3 करोड़ का यहां पर कर दिया गया कि एक साल में 3 करोड़ तक का आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई टीडीएस आपके ऊपर इंपोज नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
चलिए लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कैश ट्रांजैक्शंस। तो देखिए सरकार अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल तो साथ में चल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी को और ग्रो करने का भी गोल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उसी के तहत हम क्या देखते हैं कि सरकार द्वारा कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अंडर द सेक्शन 269 ST ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोहिबिट करता है रिसीविंग कैश अमाउंट्स ऑफ 2 लाख या उससे ज्यादा के एक पर्टिकुलर दिन में किसी एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन, आप कोई पेमेंट यहां पर करना चाह रहे हैं तो 2 लाख तक की आप पेमेंट कैश के माध्यम से नहीं कर सकते। सरकार वहां पर क्या कहती है कि भैया इस प्रकार की जो आपकी मनी जिसका कोई सोर्स के बारे में पता नहीं है, तो आप सरकार चाहती है कि भैया ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपकी डिजिटल माध्यम से हो ताकि उन सोर्स का भी पता लग सके, राइट। तो उस केस में हम क्या देख रहे थे कि जो आईटी डिपार्टमेंट था उन्होंने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये जो टर्म यहां पर रखी गई थी कि भैया कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आप इस प्रकार की पेमेंट यहां पर कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता था बिटवीन द मिल्क कोऑपरेटिव एज वेल एज जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1 साल का यदि कितनी भी जो उनके बीच में ट्रांजेक्शन यहां पर होंगी तो उसे एज वन इवेंट यहां पर कंसिडर करते थे। अब एक इवेंट एक सिंगल ट्रांजैक्शन के तरीके से कंसीडर कर रहे थे, तो उस केस में क्या देखने को मिल रहा था कि यदि 1 साल में 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस कैश में यहां पर कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा मिल्क कोऑपरेटिव को या मिल्क कोऑपरेटिव द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को यहां पर की जा रही है, तो उस केस में एडिशनल पेनल्टी यहां पर इंपोज की जाती थी, इनकम टैक्स पेनल्टी यहां पर इंपोज की जाती थी। कारण क्या कि भैया उसी प्रकार से प्रोहिबिशन जो यहां पर दी गई है एज पर सेक्शन 269 ST कि भैया 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन आप कैश की टर्म्स में नहीं कर सकते, या 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की, राइट। तो पहली जो आपकी डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की बिटवीन द मिल्क कोऑपरेटिव एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक पूरे साल की जो ट्रांजैक्शंस यहां पर होती है उसे एज अ सिंगल इवेंट यहां पर कंसीडर किया गया था। बट लेटर ऑन यहां पर 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्लैरिफिकेशन इशू की गई, जिसके आधार पर बोला गया कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहां पर हो रही हैं बिटवीन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसे एज अ सिंगल इवेंट यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शंस आपकी लेस देन 2 lakhs कैन बी डन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक सिंगल दिन में, तो उसे एज अ सेपरेटली वहां पर ट्रीट किया जाएगा कि ये एक दिन की ट्रांजैक्शन है, ये एक इवेंट की ही ट्रांजैक्शन है, और एडिशनल यहां पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिफिकेशन में दिक्कत थी, जिसकी वजह से इस प्रकार के एडिशनल पेनल्टीज वहां पर इंपोज की जा रही थी कि साल की यदि आपकी 2 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो वहां पर आपके ऊपर एक एडिशनल पेनल्टी वहां पर लगाई जा रही है। बट क्लैरिफिकेशन के बाद अगेन यहां पर थोड़ा सा बूस्ट मिला कोऑपरेटिव्स को भी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली जितने भी आपके ऐसे मिल्क से रिलेटेड जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं उनकी तो मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस यहां पर देखने को मिलती हैं। तो उनका यही पॉइंट था कि भैया हमारी तो कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा देखने को मिलती है, छोटा छोटा पैसा यहां पर इकट्ठा इजिली हो जाता है, तो उस केस में ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये है वो 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। अगेन ईयर एंड रिव्यू में मेंशन किए गए थे, मेरा काम था आप तक इन चीज़ों को पहुंचाना। तो आई होप एक बेसिक सी क्लैरिटी यहाँ पर डेवलप होगी हो इन 5 प्रोविजंस के बारे में। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसे आप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आने वाले ऐसे आपके सेशंस में हम उन टॉपिक्स को भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।